नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर भईपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स के उस निर्णय के बारे में जिसके तहत इन्होंने इराक में अपने सभी कॉम्बैट मिशन को खत्म करने का फैसला कर लिया है। 26 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी ने मुलाकात करके ये डील फाइनल करी है कि अमेरिका अपने जितने भी सिपाही फील्ड में अभी तैनात कर रखे हैं उसने इराक में, उन सभी को वापस बुला लेगा और यूएस फोर्सेस इराक में केवल एडवाइजरी रोल में काम करेंगी। अब अमेरिका का इराक में क्या इतिहास रहा है, प्लस अभी इस रीसेंट डील के क्या मायने हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए इस वक्त एक ऐसा इकोसिस्टम लेकर आया है जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की क्लासेस, दोनों की टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लासेस, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ एक जगह पर एक साथ मिल जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन 57,000 रुपीज भी नहीं आपको कॉस्ट करेगा, केवल 49,680 फॉर द टाइम बिंग। आज इसका लास्ट डे है इस ऑफर का। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवाई जाती है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। इस पर अभी 45% डिस्काउंट ऑनगोइंग है, जिसमें से 10% तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप महिपाल कोड यूज करके इसे अवेल करेंगे। कोर्स अवेल करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इराक में कर क्या रहा है इतने सालों से। बात है 2002 और 2003 की। तब यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। उनकी सरकार का ये कहना था कि इराक की सरकार, सद्दाम हुसैन की जो सरकार है, उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि ऐसे हथियार जिनसे जनसंहार किया जा सकता है, जिसमें केमिकल्स और बायो वेपन्स शामिल थे। तो ये आरोप लगाए गए सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट पर और इसी बहाने से इन्होंने इराक पर अटैक किया। मार्च 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मीज इराक पर हमला करती है और कुछ ही हफ्तों में पूरे इराक को अपने कंट्रोल में ले लेती है। हमला सफल होने के बाद दुनिया ने सवाल पूछे कि WMD कहां पर हैं, तो जॉर्ज बुश की सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। अल्टीमेटली कोई ऐसा हथियार इराक में नहीं मिला जिससे जनसंहार करा जा सकता हो। लेकिन जो अमेरिका का असली लक्ष्य था, सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाना और इराक के रिसोर्सेज पर कब्जा करना, वो इसमें सफल हो गए। क्योंकि इराक जो है वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है और वहां की जो सरकार है, सद्दाम हुसैन है, वो अमेरिका के विरोधी रहे थे कई दशकों से। तो वहां पर अमेरिकी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पाते थे, ऑयल कंपनीज वहां पर ऑपरेट नहीं कर पाती थी जैसा सऊदी अरेबिया या कुवैत जैसे देशों में अमेरिका कर पाता है। अब अमेरिका ने सरकार को तो यहां से हरा दिया, लेकिन इराक पर कंट्रोल जमाना इतना आसान सिद्ध नहीं होता है। 2006-7 से ही यहां पर एक लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी शुरू होती है। यहां पर इराकी आर्मी के कई जो पुराने लोग थे, उन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए और छद्म युद्ध, एक प्रॉक्सी वॉर चलने लगता है कई सारे मिलिशियाज और यूएस की गवर्नमेंट में। यहां पर एक और लड़ाई चल रही थी, कई सारे मिलिशियाज की आपस में लड़ाई चल रही थी और प्लस यूएस गवर्नमेंट की फोर्सेस अमेरिकी आर्मी के खिलाफ भी ये लोग हमले कर रहे थे। तो इराक में सेना कम करने की बजाय इन्हें 2007 में सेना बढ़ानी पड़ी थी। 2008 में जब बराक ओबामा अपने राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब उन्होंने ये वादा किया था इलेक्शन में कि मैं यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है इराक और अफगानिस्तान में, जो दूर देशों में लड़ाइयां चल रही है, वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स को फिर से बुला लूंगा, हमारा वहां पे कोई काम नहीं है। इस तरह के इन्होंने वादे किए थे। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो इनको भी समझ में आता है कि सारी फौज एक साथ हटाई नहीं जा सकती। तो इन्होंने अनाउंस किया कि 2010 तक काफी संख्या कम कर दी जाएगी इराक से सोल्जर्स की और 2011 के अंत में आर्मी को पूरी तरह से वापस बुला लिया जाएगा। तो 2010 के बाद भी इराक में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं जब तक कि ट्रांजिशन नहीं हो जाता। ट्रांजिशन का मतलब कि इराक की अपनी आर्मी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार होकर मोर्चा नहीं संभाल लेती, तब तक के लिए ये सैनिक वहां पर बरकरार रहे। दिसंबर 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली अपने सभी कॉम्बैट मिशंस को इराक में बंद कर दिया। कॉम्बैट मिशन का मतलब ये होता है कि अगर कल को कहीं पर कोई हमला होता है तो लड़ाई लड़ने अब यूएस के सैनिक नहीं जाएंगे। जो थोड़े बहुत सैनिक वहां पर तैनात थे वो केवल इराक की आर्मी के ऑफिसर्स को या मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए या असिस्ट करने के लिए हैं, लेकिन अब वो हथियार उठाकर बाहर लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से दिसंबर 2011 से ही यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री इराक में अपने कॉम्बैट मिशंस को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार ओबामा अपना चुनावी वादा पूरा कर देते हैं और अमेरिका की जनता भी खुश हो जाती है। लेकिन फिर 2013 के नवंबर और अक्टूबर महीनों में एक ऐसा घटनाक्रम चलता है इराक में जिससे पूरी दुनिया 5 साल के लिए बदल जाएगी। आइसिल नाम का एक संगठन इराक के टेरिटरीज पर कब्जा करना शुरू कर देता है। मोसूल शहर से इन्होंने शुरुआत करी और धीरे धीरे ये बढ़ते गए यूफ्रेटीज और टिग्रिस वैली में और कई शहरों पर इन्होंने हमले किए।
तो देखो, अभी तक आतंकवादी दुनिया में क्या करते आए थे? हमले करके भाग जाते थे या छुपकर हमला करते थे। आईसिल एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया जिसने अपना खुद का स्टेट बना दिया। इन्होंने टेरिटरी कब्जा करके हजारों स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेकर इराक और सीरिया के बॉर्डर को ध्वस्त करके अपना एक देश स्थापित कर दिया। हालांकि उस देश को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन उनके कंट्रोल में थी, लोग उनके कंट्रोल में थे, वो अपनी खुद की सरकार चला रहे थे। तो ये जब दुनिया ने देखा 2013 और 14 में, तो इसके कारण इराक को फिर से मदद की आवश्यकता थी और जून 2014 में बराक ओबामा ने फिर से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी को भेजा आईसिल या आईसिस से लड़ने के लिए और उत्तरी इराक में ये हमले किए गए। फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ड्रोन अटैक शुरू करता है, अमेरिका की फौजें जमीन पर जाती है और इराकी आर्मी की मदद करती है आईसिस से लड़ने के लिए। तो पिछले 6 सालों से अमेरिकन आर्मी का एकमात्र लक्ष्य इराक में क्या था? आईसिस से लड़ना। तो ना केवल इराक बल्कि सीरिया में भी अमेरिका की जो फौजें हैं वो वहां पर कुछ संख्या में तैनात थी। यूएस ने उत्तरी इराक में बहुत सारे हवाई हमले भी किए, ड्रोन अटैक्स या फिर फाइटर जेट से हमले, ये भी यहां पर किए गए। तो एक तरह से अमेरिका 2014 के बाद से फिर से इराक में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन इस बार फर्क यह है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, इस बार वो सरकार के साथ मिलकर आईसिस से लड़ रहे थे। 2016 में अमेरिका में फिर से चुनाव होने थे राष्ट्रपति के, और इस बार जो दावेदार थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से ये वादा किया कि मैं इराक से सेनाएं वापस खींच लूंगा। तो जैसा कि हर 4 साल में होता है, हर अमेरिकी राष्ट्रपति यही वादा करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये वादा किया, जीत गए, लेकिन जब वो भी सत्ता में आए तो इनको ये समझ में आता है कि एक साथ फौज को नहीं हटाया जा सकता। तो इन्होंने भी धीरे धीरे संख्या कम करी, लेकिन इनका कार्यकाल भी जब समाप्त होता है 2020 के अंत में, तब भी इराक में 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। 2018 के बाद से आईसिस का थ्रेट तो लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ छोटे मोटे जगहों पर आईसिस के स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हैं, तो उन्हीं से बेसिकली ये सेना अब लड़ रही है या फिर इराकी सेना की मदद कर रही है। लेकिन अब चैलेंज क्या आ गया है कि इराक में जो ईरान के द्वारा समर्थित मिलिशियाज हैं वो अब काफी ताकतवर होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जुलाई में ही अमेरिकी डिप्लोमेट्स और अमेरिकी सेनाओं के ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए थे। अब ये हमले करने में आईसिस बिल्कुल भी केपेबल नहीं है, आईसिस की अब ताकत खत्म हो चुकी है। तो पूरा आरोप लगाया गया यूएस के द्वारा इन ईरान बैक्ड मिलिशियाज पर। हालांकि इन हमलों में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका पर जब भी इस प्रकार के हमले होते हैं तो वो उसको एक प्रेस्टीज इशू बना लेता है और सरकारों पर दबाव बनाता है कि इस तरह के मिलिशियाज पर लगाम कसी जाए। यूएस की किस्मत अभी अच्छी है कि जो करंट इराक प्राइम मिनिस्टर हैं अल कदीमी, वेल हु एम आई किडिंग, किस्मत अच्छी क्या है, वो ऐसे ही लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनवाते हैं जो उनके फेवर में हो। तो अल कदीमी जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति थोड़े फ्रेंडली हैं और इन्होंने ईरान से समर्थित मिलिशियाज पर काफी लगाम भी कसी है, उन पर क्रैकडाउन करने का भी पूरा प्रोग्राम चलाया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जब इन मिलिशियाज पर हमले करता है तो इसका समर्थन ये भी नहीं करते। इनका ये कहना है कि ईरान वाली जो मिलिशियाज हैं, जो फाइटर्स हैं, इन पर हमला हम करेंगे, इराक की सरकार करेगी, अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है कि इन पर एयर स्ट्राइक करी जाए। ये इराक की स्वायत्तता पर एक आघात है। ये बातें इराक के प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूएस इनकी सुनता नहीं है। अब रिसेंटली अल कादिमी वॉशिंगटन गए, वहां पर इन्होंने जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करी और ये भी कहा कि अब इराक को अमेरिकी फौजों की जरूरत नहीं है। और जो बाइडन ने भी ये बात मानी। इन्होंने कहा है कि हमारा रोल इराक में ये रहेगा कि हम इराक आर्मी को ट्रेन करेंगे, उनको हेल्प करेंगे जब भी आवश्यकता है, और अगर आईसिस का थ्रेट कहीं आता है तो हम जरूर थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर उससे डील कर सकते हैं, क्योंकि आईसिस से ना केवल इराक बल्कि पश्चिमी देशों को, खास करके अमेरिका को भी खतरा है। इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक, हमारा कोई भी सैनिक कॉम्बैट मिशन में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि कोई भी अमेरिकी सैनिक बंदूक उठाकर लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा। जो भी सहायता इराक के सैनिकों को प्रोवाइड करी जाएगी वो पीछे से करी जाएगी। इराकी प्रधानमंत्री ने अमेरिका को यह भी भरोसा दिलाया कि जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज अमेरिकी फोर्सेस पर हमला करते हैं इराक में, उन पर हम कंट्रोल करेंगे, वो आप हम पर छोड़ दो। और ईरान से भी ये बातचीत कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो फाइनली अब ये तय हो चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी इराक में अब केवल ट्रेनिंग और एडवाइजिंग का काम करेगी, यानी कि वो सुझाव देंगे और सैनिकों को ट्रेन करेंगे कैसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को चलाना है, एटसेट्रा। लेकिन कितनी यूएस फौज अब इराक में होगी, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी गवर्नमेंट नहीं देती है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल लो 500 के आसपास तो सैनिक होंगे, क्योंकि इतने ही ट्रूप्स इन्होंने पहले भी एडवाइजिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए रखे थे। तो हम एक रफ फिगर मान के चल सकते हैं 500 के आसपास। वैसे आपसे एग्जाम में कोई ये पूछने वाला नहीं है तो इतना मैटर नहीं करता, बस एक जनरल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। इराक के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि जरूरत के अनुसार, रिव्यू के अनुसार हम ये तय करेंगे कि कितने यूएस सोल्जर्स की हमें आवश्यकता है। अब इस पूरे डिसीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इराक की सरकार के लिए ये एक बहुत ही नाजुक वक्त है। पॉलिटिकली इराक की सरकार के लिए चैलेंजिंग समय है, क्योंकि अक्टूबर में वहां चुनाव आयोजित करवाने हैं उनको, और उन पर लगातार प्रेशर आ रहा है उन पॉलिटिकल पार्टीज से जो ईरान का समर्थन करती हैं इराक में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इराक में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन शिया है जो
ईरान के द्वारा सपोर्ट करी हुई पॉलिटिकल पार्टीज है वो वहां पर काफी पावरफुल हैं। तो ईरान बैक्ड पॉलिटिकल पार्टीज और पैरामिलिट्री ग्रुप्स, ये जो मिलिशियाज जो अमेरिका पर हमले करते रहते हैं, ये अपने प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं, अल कदीमी पर दबाव बना रहे हैं कि आप अमेरिका को पूरी तरह से हटाओ, इराक की धरती पर एक भी यूएस सोल्जर नहीं होना चाहिए। तो इनकी डिमांड कुछ हद तक तो पूरी हो रही है। तो अब अल कदीमी इराक में जाकर अपने सिटीजन्स को, अपने वोट देने वाले नागरिकों को ये कह सकते हैं कि देखो, मैं अमेरिका का सपोर्ट अब ज्यादा नहीं ले रहा हूं, केवल कुछ 100 सैनिक यहां पर मौजूद हैं, बाकी हमने यूएस को यहां से पूरी तरह से हटने के लिए कह दिया है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इराक की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। जहां तक बात है अमेरिका की, तो उनका ऑपरेशन ऑलरेडी इस तरह से अब चल रहा है कि वो ज्यादातर ट्रेनिंग ही कर रहे हैं इराकी फोर्सेस की पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि आईसिस का थ्रेट 2 साल से लगभग खत्म सा हो चुका है। केवल कुछ स्लीपर सेल्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन उन्हें कभी कभी चलाने पड़ते हैं। यूएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बस यही है कि अफगानिस्तान के विड्रॉल में इन्होंने जिस तरह से बड़ी गड़बड़ करी है कि अब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसी ही स्थिति इराक में ना हो जाए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इतना इन्वॉल्वमेंट इनका इराक में अभी कॉम्बैट फोर्सेस का है नहीं पिछले कुछ महीनों से, तो इसके चांसेस कम है। बट स्टिल एक बार गड़बड़ हो चुकी है अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में, जून के महीने में, तो यूएस नहीं चाहेगा कि एक ही साल के अंदर 2 बड़ी बड़ी गलतियां इस तरह से वो करें। और जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है अगर इराक में भी ये मिलिशियाज अपने हाथ में सरकार को ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो अमेरिका और कई पश्चिमी देश इराक में चुनाव को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने $5 मिलियन की मदद दी है यूएन मिशन को, जो चुनाव को मॉनिटर करेगा इराक में। जर्मनी ने भी कल ही अनाउंस किया है कि वो भी ऐसी फंडिंग देंगे। लेकिन इराक के जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर अभी से चिंता हो रही है, क्योंकि 2 महीने पहले ही कई पार्टीज इस चुनाव को बॉयकॉट कर चुकी हैं। ठीक है, लगभग 3 पार्टीज हैं जो इस चुनाव को बॉयकॉट कर रही हैं, ये कहकर कि सरकार इसमें पूरा फ्रॉड करवा रही है, अभी से फ्रॉड की तैयारी हो चुकी है और इसलिए हम इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। तो देखो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की प्रक्रिया से बाहर जाती है तो चुनाव पर सवालिया निशान आ जाते हैं। तो देखना होगा कि अब ये इसको अल कदीमी कैसे मैनेज करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरी आज 2 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, इनको आप देखिए। कास्ट सेंसस 3 PM और हिस्ट्री ऑफ मैसूर 7:30 PM। क्लासेस के लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो। भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह के जो टीचर्स हैं अब वो सब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक का बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी और जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। जो भी कोर्स आप लेते हैं उसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे महिपाल तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन इस वक्त बेस्ट यही है कि आप ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बो कोर्स अवेल करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और 28 जुलाई तक कुछ अन्य ऑफर्स भी हैं, जैसे कि सीएससी अश्योर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी मेंस तक सभी को मिल जाएगी। 80 टेस्ट की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। इस कोर्स को आप ईएमआई पर भी ले सकते हैं और 20 किताबों का सेट, जीएस की किताबों का सेट आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर रेगुलरली टाइम टेबल के साथ आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो जो भी आपका टारगेट है 22 या 23, उसके अनुसार बैच ज्वाइन करिए। 21 का एग्जाम दे रहे हो तो फिनिक्स बैच ज्वाइन कर लो। फिनिक्स बैच में मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है नेक्स्ट मंथ 19 अगस्त को। कोई भी इस कोर्स को देख सकता है जिसके पास भी प्लस सब्सक्रिप्शन है। तो इसमें हम 12 घंटे में पूरी मिडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। रविवार को कॉम्बैट होगा, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लाकर आप ये सभी सब्सक्रिप्शन फ्री में अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। तो इसमें जरूर हिस्सा लें रविवार को 11 बजे। और उसके लिए 3 फ्री टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें डेली अच्छा परफॉर्म करो तब आप कॉम्बैट में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। मतलब डेली इन टेस्ट को दो, पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज को, तब जाकर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।